एक रिवोल्ट था, उसको बोलते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857. Revolt of 1857, it was the first major uprising, it was the first major revolt which the Britishers faced in India. ओके इससे पहले जो भी रिवोल्ट थे वो छोटे छोटे रिवोल्ट थे, लोकलाइज्ड लेवल के थे. तो यहाँ पे इसने जो है बहुत सारा नॉर्थ इंडिया का जो एरिया था वो कवर किया इस रिवोल्ट ऑफ 1857. अब रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है, अब आप कह सकते हैं कि मतलब कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये रिवोल्ट जो है इट इज अ सिपाही म्यूटिनी. सिपाही म्यूटिनी. ओके अब इस रिवोल्ट ऑफ 1857 को लेके कंट्रोवर्सी है, इसके नेचर को लेके जो है वो कंट्रोवर्सी है. ये था क्या एक्चुअली? ओके व्हाट वाज दिस रिवोल्ट ऑफ 1857? वाज इट अ सिपाही म्यूटिनी? सिपाही म्यूटिनी का मतलब ये होता है कि क्या ये सोल्जर्स की एक अपराइजिंग थी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, बिकॉज उनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनकी कुछ ग्रीवियंसेस थी. तो सिपाही म्यूटिनी का मतलब ये होता है कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स के जो सोल्जर्स यहाँ पे थे, उन्होंने अपने ग्रीवेंसेस को, अपनी प्रॉब्लम्स को जो है उनके अगेंस्ट आवाज उठाई. और दिस रिवोल्ट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू सिपाहीज ओनली, खाली सोल्जर्स तक ही सीमित रहा. दैट्स व्हाई सम हिस्टोरियंस आर सेइंग कि भाई इट इज नथिंग बट ए सिपाही म्यूटिनी. इट इज नथिंग बट ए सिपाही म्यूटिनी. तो ऐसे जो है देयर इज अ हिस्टोरियन, आप कह सकते हैं यूरोपियन का हिस्टोरियन, ब्रिटिश हिस्टोरियन जॉन सीली. ओके so if you will face the question what is the nature of revolt of 1857, so you cannot conclude anything about the nature of revolt of 1857. there is a debate, there is a controversy regarding its nature. Some historians are saying that it is a सिपाही म्यूटिनी. उन हिस्टोरियंस में सबसे पहले नाम जॉन सीली का आता है. कुछ और हिस्टोरियंस जैसे वीडी सवारकर ने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ओके इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. वीडी सवारकर लिखता है कि इट वाज द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. ये वीडी सवारकर लिखते हैं. वीडी सवारकर इसके नेचर को देखे जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सवारकर, राइट. ये बुक भी इसी नाम से लिखता है वीडी सवारकर. तो देयर इज ऑल्सो वेरियस अदर इंटरप्रिटेशन. जैसे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस क्या कहते हैं? मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस आर देयर who are saying that it was actually a soldier peasant combination. It was actually a soldier peasant combination. यानी सोल्जर और पीजेंट ने जो है अपनी आवाज उठाई इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट. They are saying these Marxist historians that जो peasant इंडिया का था, जो किसान था एक्चुअली, वो किसान जो है उसका टाइप सोल्जर के साथ हमेशा रहता था. वो कहते हैं कि इंडियन सोल्जर वाज एक्चुअली ए पीजेंट इन द यूनिफॉर्म. तो क्या होता है कि जब इन पीजेंट्स को यहाँ के लैंडलॉर्ड्स, यहाँ के मनी लेंडर्स, यहाँ के कैपिटलिस्ट जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं, तो उन्होंने आवाज उठाई. तो दैट्स हाउ दे आर सेइंग दिस थिंग एज पर देयर ओन परसेप्शन. Then there is one more interpretation. उसको बोलते हैं डॉक्टर डॉक्टर एस एन सेन. ओके डॉक्टर एस एन सेन. डॉक्टर एस एन सेन जो है ये कहते हैं कि भाई इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दिस रिवोल्ट ऑफ 1857, it started as a सिपाही म्यूटिनी. Okay, it started as a सिपाही म्यूटिनी, but gradually it involved the people as well. It involved the people as well, but it was not any kind of war for the Indian independence. तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई जैसे आप you cannot jump to the conclusion. जैसे आप कोई बुक वगैरह देखोगे या कोई एग्जाम में आप लिखोगे. कहने का मेरा मतलब ये है कि ये रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है, as far as its nature is concerned, it's in deep controversy. Right now, we can sum up the various causes which are responsible for the revolt of 1857. Okay, so first of all you have to remember that it was actually the clash of interest. It was a product, this revolt of 1857, it was a product of the policy, it was a product
ऑफ दोज पॉलिसीज विच वेर सो फार, जो 100 साल तक जो है यहाँ पे अंग्रेजों की जो पॉलिसीज थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, सोशो कल्चरल पॉलिसीज, मिलिट्री पॉलिसीज, तो उन पॉलिसीज के अगेंस्ट ये रिएक्शन था, बिकॉज दोज पॉलिसीज वेर नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस। इंडियन पॉपुलेशन को वो एक्सप्लॉइट ही करना चाहते थे। दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडियंस, दे वर ओनली एक्सप्लॉइटिंग इंडियंस। तो दिस वाज द रिएक्शन, this was the reaction, this revolt of 1857, reaction to all those policies which were so far carried forward by the Britishers. Now what were the causes? There are different causes, various important causes. तो हम mainly यहाँ पे सबसे पहले जो है one by one सबसे पहले हम देखेंगे economic causes। ये आपको easy अब रहेगा समझना, क्योंकि हमने already इसका उनकी economic जो है, जो भी economic policies Britishers की यहाँ पे रही है, हमने already ये मैंने आपको बताया कि कैसे जो है उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज, जैसे उन्होंने यहाँ पे परस्यूड द पॉलिसी ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि उन्होंने इंडिया की इंडस्ट्रीज को यहाँ पे बढ़ावा नहीं दिया, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गई। इंडिया का जो जो पर्सन था वो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार जो है वो एम्प्लॉयमेंट अचीव करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पे कुछ सेटअप नहीं हुई, जबकि पूरी यूरोप में उस टाइम पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत ऑलरेडी इंग्लैंड में हो गई थी। तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक्चुअली कन्वर्ट किया, दे कन्वर्टेड इंडिया इनटू एन एग्रीकल्चरल फॉर्म फॉर देयर इंडस्ट्रीज, यू नो, इन ऑर्डर टू फीड देयर इंडस्ट्रीज। वो कहां पे लोकेटेड थी? वो ब्रिटेन में लोकेटेड थी। तो उन्होंने सारे यहाँ पे जितना भी आपको इंडस्ट्रीज के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो वो रॉ मटेरियल यहाँ पे था ही नहीं, क्योंकि वो सारा रॉ मटेरियल कहाँ लेते थे? इंग्लैंड। ओके, तो आपको इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ पे मार्केट होता है, होना चाहिए, तो मार्केट यहाँ पे था, लेकिन मार्केट में जो है वो क्या कर रहे थे, मार्केट में जो भी गुड्स आते थे यहाँ पे, वो गुड जो है यूरोप जो इंग्लैंड की जो मशीनरी होती थी, उन मशीनरी से बनी हुई गुड्स यहाँ पे आते थे, वो यहाँ पे कंपीट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पे हैंडीक्राफ्ट का ही काम होता था, हाथ से बनी हुई चीजें होती थी। अब हाथ से बनी हुई चीजें जो है वो कभी भी मुकाबला नहीं कर सकती है मशीन से बनी हुई चीजों का। ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन नॉट, दैट्स हाउ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज दे डिक्लाइंड बियॉन्ड रिकवरी। और ऑलराइट, सो ऐसे मैंने आपको बताया कि कैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ यहाँ पे होता है। ड्रेन ऑफ वेल्थ जैसे सारा पैसा यहाँ पे, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ जितना भी पैसा यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह, जितना भी थ्रू वेरियस फॉर्म्स, जितना भी वेल्थ यहाँ पे इंडिया में था, वो वेल्थ जो है यहाँ पे इंडिया से कहां लिया जाता था? वो लिया जाता था वहां पे इंग्लैंड। अगर यहाँ पे थ्रू द फॉर्म ऑफ सैलरीज जो वो देते थे अपने लोगों को, चाहे बैंकिंग फैसिलिटी थी, या चाहे वो पेंशन थे, चाहे आर्मी की प्रोक्योरमेंट होती थी, आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स की प्रोक्योरमेंट होती थी, तो सारा जो मशीनरी वगैरह होता था वो कहां से आता था? यहाँ पे थोड़ा बहुत जो आता था वो इंग्लैंड से आता था, तो उसको परचेज करने के लिए आपको पैसा देना होता था। दैट्स हाउ दिस ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया कि कितने कंस्टिट्यूएंट थे इस ड्रेन ऑफ वेल्थ के। इस ड्रेन ऑफ वेल्थ के जब वेल्थ ही यहां से बाहर जाता है, तो आपके पास कैपिटल ही नहीं है, आपके पास अब वेल्थ ही नहीं है जिससे आप अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज यहाँ पे इंडिया में शुरू कर सकते हो, राइट। तो ऐसे ही आप जो है यहाँ पे देयर वाज अ हाई लैंड रेवेन्यू, देयर वाज अ हाई टैक्सेशन सिस्टम। अगर लैंड रेवेन्यू यहाँ पे किसान को देना होता था तो वो बहुत ज्यादा होता था। तो बिकॉज ऑफ दिस हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड, जो पीसेंट्स की हालत जो है वो बहुत खराब हो गई थी। ओके, पीसेंट्स की हालत बहुत खराब हो गई थी, उनको अपने खाने के लिए कुछ नहीं बचता था। आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि कितने फेमाइन्स यहाँ पे, स्टारवेशंस, कितनी डेथ्स होती है इंडिया में जब उनको खाने के लिए भी कुछ होता ही नहीं था। ओके, तो ऐसे ऑल दोस पर्संस, आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्समैन, तो जिनको यहाँ पे पहले पैट्रोनाइज करते थे इंडिया के लोकल रूलर्स, तो उनको पैट्रोनाइज करने वाला अब कोई था ही नहीं, अब उनको वो भी बेचारे बेरोजगार हो गए। सो दिस सच टाइप ऑफ थिंग्स विल कम इन दिस इकोनॉमिक काज कैटेगरी। ओके, तो इकोनॉमिक काज सबसे पहले आएगा। आप अब देख सकते हैं कि political causes which were responsible behind the revolt of 1857। political causes में आप देख सकते हैं कि कैसे वो हमेशा जो है उनकी कोशिश रही थी, राइट फ्रॉम 1757 जब उन्होंने बंगाल पे कब्जा किया, बंगाल को कन्क्यूर किया, तो कैसे उनकी कोशिश हमेशा ये रही कि हम ज्यादा से ज्यादा इंडियन स्टेट्स को अपने कब्जे में करें, अपने एम्बिट में लाए। ओके, सो दिस वाज अचीव्ड बाय देम
through various policies. Like there was one policy which was known as doctrine of lapse. Doctrine of lapse means when an Indian ruler died without leaving behind any legal heir, अपना बच्चा वगैरह या बेटी वगैरह जो उसके अपने खून से पैदा हुई हो, तो अगर आपके पास ऐसा कोई बच्चा है ही नहीं, तो फिर आपकी स्टेट जो है किसी और को, एडॉप्टेड सन को या एडॉप्टेड डॉटर को जो है आप वो पास ऑन नहीं कर सकते हो, वो लैप्स हो जाएगी, उसको डायरेक्टली हम अपने कब्जे में लेंगे. ये लॉर्ड डलहौसी ने कहा थ्रू दिस पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ साथ एक और पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, वो थी सब्सिडरी अलायंसेस सिस्टम, जो लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरुआत की थी. सब्सिडरी अलायंसेस सिस्टम मैंने आपको बताया कि कैसे जो है वो इस सब्सिडरी अलायंसेस सिस्टम के थ्रू कैसे उन्होंने डिफरेंट स्टेट्स को फिर से अपने कंट्रोल में लाया. इंडियन स्टेट्स को लगता था भाई कि हमें जो है ये प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन प्रोटेक्ट करने के बजाय उन्होंने जो है उनको इंटरवीन, उनकी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज में वो रेजिडेंट, ब्रिटिश रेजिडेंट वहां पे जिसको पोस्ट किया जाता था, जिस भी इंडियन रूलर ने ये एग्रीमेंट, ये सब्सिडरी अलायंसेस सिस्टम इस पे साइन किया होता था, तो ब्रिटिश रेजिडेंट वहां पे बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहा था. इनफैक्ट कुछ स्टेट्स को उन्होंने डायरेक्टली एनेक्स किया, जैसे एनेक्सेशन ऑफ अवध. लॉर्ड डलहौसी जो है अवध को एनेक्स करता है 1853 में. कहता है कि भाई वहां पे माल एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ही गंदी एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पे करप्शन बहुत ज्यादा है. तो उस प्रिटेक्स्ट बहाना बनाया कि भाई वहां पे माल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वहां पे जो भी वो नवाब वाजिद अली शाह था उसको वहां पे उसको धक्के देके निकाला गया. तो उसकी स्टेट को, अवध को डायरेक्टली वो अपने कब्जे में लाते हैं, अपने कंट्रोल में लाते हैं. तो आप देख सकते हैं कि कैसे वहां पे जो नवाब वाजिद अली शाह, उसके कोर्ट को वहां पे, चाहे वो म्यूजिशियन हो कोई, चाहे पे कोई वो काम करने वाला हैंडीक्राफ्ट या आर्टिजन हो, तो कैसे उसको जो है अब रोजगार नहीं मिला. तो इनफैक्ट अवध को कब्जा करने के बाद अवध से बहुत ज्यादा आर्मी जो है वो बंगाल आर्मी में, वहां पे बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट अवध से होती थी. तो इनफैक्ट दिस अवध वाज नोन एज द नर्सरी फॉर द बंगाल आर्मी. तो अब इस अवध से जो अब आप अवध को ही कन्क्यूर कर रहे हो 1853 में, तो वहां पे एकदम से जो है उनकी फीलिंग्स, आर्मी की फीलिंग्स जो है वो एकदम से जो है अगेंस्ट होती है, अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. तो दिस वाज आल्सो, these were some important political causes. Then you can see there are some other causes like socio-religious causes as well. Okay, socio-religious causes. There were various socio-religious causes as well which were responsible for the revolt of 1857. socio-religious causes में आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने सोशल एंड रिलीजियस कस्टम्स जो इंडिया के थे उनमें इंटरफियर किया. चाहे वो सती को उन्होंने एबॉलिश किया 1829 में, जब लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती को बोला कि भाई जो है ये इसको मैं यहाँ पे बैन करता हूं. चाहे फिर बाद में जाके जो है लॉर्ड डलहौसी ने 1855-56 के आसपास लॉर्ड डलहौसी यहाँ पे क्या करता है, वो विडो रिमैरेज को लीगलाइज ठहराता है. ऐसे चाइल्ड इन्फेंटिसाइड जो है उसको वो बोलता है कि उसको भी बैन करता है. मतलब ऐसे कुछ कस्टम्स थे जो इंडिया में बहुत ही डीपली रूटेड थे. आप इंडिया के उन सोशल रिलीजियस कस्टम्स को जो है आप उनमें इंटरफेयर कर रहे हो. अब वो ठीक था, उन्होंने अच्छी तरीके से इंटरफेयर किया. उन्होंने जो है दिस वाज फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन. इंडिया सोसाइटी को थोड़ा बहुत वो हेल्प कर रहे थे उस टाइम पे, लेकिन इंडियंस ने उसको अपने हिसाब से सोचा. ओके, उन्होंने बोला कि भाई इंटरफेयर कर रहे हैं. तो चाहे जो है आप क्रिश्चियन मिशनरीज को यहाँ पे 1813 के बाद में जो है आप क्रिश्चियन मिशनरीज को ओपन सपोर्ट देते हो. क्रिश्चियन मिशनरीज को आप बोलते हो भाई आप जेल में जाओ, आप आर्मी के अंदर जाओ, आप लोगों के बीच में जाओ, वहां पे आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, उनको वो कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. लोगों को बोलते हैं कि भाई आप क्रिश्चियंस बनो. तो उससे भी जो है लोगों के दिमाग में जो है कुछ वो जो सस्पिशन है, वो शक जो था वो अब ज्यादा ही ज्यादा बढ़ जाता है. राइट. So by virtue of all these socio-religious policies, in fact वो जो प्राइड था यहाँ पे, अपने आप को वो बोलते थे भाई कि हम अच्छे हैं, ये आप सिविलाइज्ड नहीं हो, हम सिविलाइज्ड है, आप बारबेरिक्स हो, आपके पास कोई आपके पास कोई हिस्टोरिकल, आपके पास कोई हिस्ट्री ही नहीं है, यू आर ए नेशन विदाउट हिस्ट्री. तो ऐसे वो कुछ जो है वो इल्जाम दे रहे थे लोगों को ना. यहाँ पे उनका जो रेशियल प्राइड था, रेशियल एरोगेंस जिसको हम बोलते हैं, राइट. This racial arrogance of the Britishers. So this was something which was responsible, which divided the gulf between the Indians and the Britishers. तो इसकी वजह से इन फैक्टर्स ने भी जो है कंट्रीब्यूट किया आगे जाके रिवोल्ट ऑफ
1857 में. Alright, then there were some outside influences as well. Various outside influences also contributed in the revolt of 1857. अब देखिए 1857 के पहले क्या होता है. 1855 में आप देखते हो कि संथाल रिवोल्ट होता है. भाई उससे भी जो है लोगों की साइकोलॉजी पे थोड़ा इंपैक्ट पड़ता है. क्रीमियन वॉर भी यूरोप में शुरू हो जाता है 1855 के आसपास ही, तो उससे भी लोगों के दिमाग में इंपैक्ट पड़ता है, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट. सो वहां पे आप देख सकते हैं कि वहां पे 1840 के आसपास जो है फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, तो अफगानिस्तान ने जो है दिस ब्रिटिशर्स को बहुत ही टफ फाइट दी. तो उस टफ फाइट के बाद जो है उनके बहुत सारे सोल्जर्स मरते हैं. तो लोगों ने भी सोचा भाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पे इनफैक्ट हम ऐसा करेंगे कि हम जो है हम भी इनको हरा सकते हैं. दिस इज नॉट इनफॉलेबल, इनको कोई भी हरा सकता है. तो इस चीज को लेके जो है दिस आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस दे हाईली कंट्रीब्यूटेड इन दिस रिवोल्ट ऑफ 1857. तो इंडिया की जो भी ये रेबेलियन, जो भी इंडिया का माइंडसेट था, अब वो थोड़ा बहुत चेंज हो गया, उस पर इंपैक्ट पड़ गया ऑफ दिस आउटसाइड जो भी इवेंट्स होते हैं. राइट, then some important other causes which are been grouped into the military causes as well. तो वो इन military causes को भी हमने अच्छी तरह से पढ़ना है. So military causes जो है, जो military duty थी इंडियन स्पॉयज की, इंडियन सोल्जर्स की, वो military duty जो है कभी कभी it was coming into conflict with the rules, with the discipline, with the army discipline. आप अचानक से इंडिया के सोल्जर्स को कहते हैं कि भाई आप जो है तिलक नहीं लगा सकते हो, आप बोल सकते हो भाई आप लंबी दाढ़ी नहीं रख सकते हो, आप उनको जो है बोलते कि भाई आप टर्बन नहीं रख सकते हो. ओके, तो ऐसे कुछ यहाँ पे जो है कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जो है पहले से यहाँ पे आप उनको कम सैलरी देते हो, उनको जो है आप डिस्क्रिमिनेटरी सैलरी देते हो, आप पेंशन उनको जो है वो भी आप कम देते हो एज कंपेयर टू द यूरोपियन काउंटर पार्ट्स. अब ड्यूटी ज्यादा इंडियन सोल्जर ही करता है, लेकिन आप उसको सैलरी कम देते हो एज कंपेयर टू दैट पर्सन हु इज कमिंग फ्रॉम द ब्रिटिश, फ्रॉम द इंग्लैंड. उसको आप ज्यादा सैलरी देते हो. अब प्रमोशन जो है उनको देते हो ब्रिटिशर्स को, इनको प्रमोशन नहीं दे रहे हो इंडियन सोल्जर्स को. ठीक है, तो अब ज्यादा से ज्यादा जो है कोई हाई ऑफिशियल जो है आप बन ही नहीं सकते हो अगर आप उस आर्मी में होते एट द टाइम ऑफ 1857. ओके, सो उल्टा जो है देयर वर रेशियल एरोगेंसेस इन द मिलिट्री एज वेल. रेशियल एरोगेंस, वो जो ईगो था, जो वो एरोगेंस, जो वो आप बात पे गालियां देना. ओके, जब इंग्लैंड का सोल्जर जो है बात पे गालियां देता था इंडिया के सोल्जर्स को, तो ऐसा ही एक सिस्टम वहां पे चल रहा था जिसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है ऑलरेडी इनहेरेंट थी. बट अब इन्हीं मिलिट्री काजेस में से हमारा निकलता है एक इमीडिएट काज. इस इमीडिएट काज की वजह से क्या होता है, इस इमीडिएट काज की वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है ये शुरू होता है. एंड दिस इमीडिएट काज वाज इन द फॉर्म ऑफ द ग्रेजुएट कार्ट्रिजेस. ओके, नाउ व्हाट वाज द इमीडिएट काज बिहाइंड दिस रिवोल्ट ऑफ 1857? ये तो बैकग्राउंड था जो मैंने आपको बताया. ऑल दीज सर्कमस्टेंसेस, all those factors which I have already told you, आप इनको थोड़ा बहुत एक स्पार्क चाहिए था, आप जो आप इसका इमीडिएट काज बनता है. दैट स्पार्क केम फॉरवर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेजुएट कार्ट्रिज. ग्रेजुएट कार्ट्रिज का मतलब ये होता है कि उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने नई एक एनफील्ड राइफल जो है वो इंट्रोड्यूस की. अब उस एनफील्ड राइफल में गोली भरने के लिए जो है आपको क्या करना होता था, उसको पहले आपको दांत से जो है कुछ प्रोसेसिंग, कुछ दांत से जो है पहले खींचना होता था, उसके बाद वो गन में लोड होती थी, फिर वो गन से चलती थी. अब र्यूमर यहाँ पे बढ़ जाता है. अब र्यूमर जो है, र्यूमर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रिवोल्ट ऑफ 1857 में. क्या होता है कि लोगों को अब ये र्यूमर फैल जाता है लोगों में कि भाई ये कार्ट्रिज जो है इट वाज एक्चुअली, यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे फैट होता है. इसमें फैट किसका, एक तो पिग का एंड काउ का. अब पिग जो है इट वाज कंसिडर्ड सिन बाय द मुस्लिम्स. काउ, एज यू नो, गाव माता, इट्स ऑलवेज समथिंग विच इज वेरी सैक्रेड फॉर द हिंदूज. ओके, तो अब जो है ये इमोशनल इश्यूज जैसे ही टच होते हैं, अब इंडिया के सोल्जर्स को कहते हैं कि भाई आप एक कार्ट्रिज यूज करो, वो एकदम से जो है रिफ्यूज करते हैं.
तो ये इंस्टेंसेस पहले भी हो गए थे। मंगल पांडे ने पहले ही 1857 में, जब ये रिवोल्ट अभी फुल फ्लेज्ड शुरू नहीं हुआ था, मंगल पांडे ने पहले ही बोला था कि मैं जो है ये आई विल नॉट यूज these cartridges, ओके। लेकिन बाद में जाके जो है कुछ देर तक अब सिचुएशन थोड़ी नॉर्मलाइज होती है, तो आगे जाके ऐसी एक सिचुएशन यहाँ पे 10 मई 1857 में क्रिएट होती है मीरठ में। अब मीरठ में बहुत सारे स्पॉयस एकदम से बोलते हैं कि भाई वो अपने सोल्जर्स को, अपने जो उनके 85 या 90 के बीच में सोल्जर्स थे जिन्होंने पहले ये बोला कि भाई हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस ग्रेज्ड कार्ट्रिज को यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें जो है प्रॉब्लम है, इसमें ये इट कंटेन्स द फैट ऑफ द काउ एंड द पिग्स। तो उनको कोर्ट मार्शल करके जेल में भरते हैं, तो फिर आगे जाके उनके साथी उधर मीरठ उस जेल के सामने आते हैं, उनको छुड़ाते हैं। तो यहां से जो है 10 मई 1857 से 7 में मीरठ से जो है ये शुरू होता है, ये रिवोल्ट ऑफ 1857। फिर ये सारे लोग, ये सोल्जर्स जो है, अब मीरठ से ये कहां आ जाते हैं, दिल्ली आ जाते हैं, ओके, दिल्ली आ जाते हैं। ये दिल्ली में आने के बाद जब ये दिल्ली पहुंच जाते हैं, तो इनकी मीरठ से दिल्ली का जितना भी ये जितनी भी जर्नी थी, तो इनके साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोग जो है वो मिल जाते हैं। अब दिल्ली में सीधे जाते हैं रेड फोर्ट में। रेड फोर्ट में कहा, बहादुर शाह जफर सेकंड, उस टाइम पे मुगल एम्पायर होता है। बहादुर शाह जफर सेकंड को बोलते हैं कि भाई आप हमारे किंग बनो फिर से, तो आप ही के सुपरविजन में, आप ही के गाइडेंस में हमें रिवोल्ट करना चाहते हैं। बहादुर शाह जफर थोड़ा डरता है पहले, तो फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसको लगा भाई ये मुझे भी मार देंगे अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो बहादुर शाह जफर बोलता है कि भाई चलो भाई ठीक है। तो बहादुर शाह जफर फिर लेटर्स वगैरह भेजता है, लोकल रूलर्स को बोलता है कि बोले ठीक है भाई आप क्या करो, हम रिवोल्ट शुरू करते हैं यहाँ पे किनके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। नाउ दिस रिवोल्ट स्प्रेड, इट स्प्रेडेड टू द वेरियस पार्ट्स। तो इसकी बहुत सारे अब लोकल लीडर्स बनते हैं, ओके। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोकल लीडर्स जो है वो सारे किसकी बात मान रहे थे, बहादुर शाह जफर की बात मान रहे थे। इनफैक्ट बहुत सारे लीडर्स को पता ही नहीं था कि भाई उन्होंने बहादुर शाह जफर को किंग ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया है। तो बहादुर शाह जफर की बात जो है वो बहुत सारे लोकल लीडर्स तक पहुंची ही नहीं, ऑलराइट। तो लेकिन कुछ ऐसा माहौल चला कि भाई लोगों को लगा, जो भी अब लोकल लीडर्स थे वहां पे, उनको लगा भाई आप यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो गई है, अब रूमर्स फैल जाते हैं। तो उन्होंने भी अपने अपने हथियार उठाए अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो पर्टिकुलर जो प्राइमरी जो काज था उनके हथियार उठाने के का जो रीजन जो बिहाइंड था, वो ये था कि उन्होंने ये सोचा कि भाई हम जो है अपनी जो ग्रीवेंसेस है, जो हमारी अथॉरिटी पहले ही रही यहाँ पे इंडिया में बिफोर द कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स, हम उस अथॉरिटी को फिर से अचीव करना चाहते हैं, हम उस अथॉरिटी को फिर से यहाँ पे रिगेन करना चाहते हैं। दैट्स हाउ various leaders. Now, who were those leaders? I told you that at Delhi, the leader was Bahadur Shah Zafar. Okay, Bahadur Shah Zafar was the leader at Delhi. He was assisted by General Bakht Khan. ये आपको याद रखने पड़ेंगे from the MCQ point of view. ठीक है, General Bakht Khan. जनरल बखत खान वाज असिस्टिंग दिस बहादुर शाह जफर। तो वहां पे इसने कोर्ट, एक काउंसिल बनाया, वो काउंसिल जो है वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को डे टू डे बेसिस पे चला रहा था, ऑलराइट। देन एट कानपुर में लीडरशिप जो है इस रिवोल्ट ऑफ 1857 की, वो किसने अडॉप्ट की, नाना साहब। नाना साहब को पहले ही प्रॉब्लम थी ब्रिटिशर्स के साथ, क्योंकि इसका पेंशन रोका गया था। ही वाज एक्चुअली द अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव सेकंड। मैंने आपको जो एंग्लो मराठा कंट्रोवर्सी पढ़ाया था, वहां पे मैंने आपको बताया कि बाजीराव सेकंड कौन था, फिर उसे अडॉप्टेड सन नाना साहब, उसको भाई पेंशन वगैरह जो है वो रोका गया, राइट। तो कानपुर में नाना साहब, ऐसे ही जो है आप देन लखनऊ, द लीडरशिप एट लखनऊ, इट वाज हेल्ड बाय Begum Hazrat Mahal. Okay, Begum Hazrat Mahal. She was also assisted by various other persons as well. This Begum Hazrat Mahal, Lucknow. All right. Bareilly. At Bareilly, the Indian leader who assumed the leadership. Okay. जो भी रिवोल्ट ऑफ 1857 होता था बरेली में, जो है उसका नाम था खान बहादुर। राइट, खान बहादुर। बिहार, एक्चुअली इट इज नॉट द एंटायर बिहार, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड कारा।
बिहार कारा डिस्ट्रिक्ट, तो वहां पे एक बूढ़ा सा 70 ईयर के अबो था, उसकी जो एज थी, कुंवर सिंह राइट, कुंवर सिंह, जमींदार अब जगदीशपुर, तो इसने यहाँ पे कारा में फाइट किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ओके, झांसी यू ऑल नो, रानी लक्ष्मीबाई, ओके, उसकी भी मूवी भी आई है, रानी लक्ष्मीबाई अब झांसी, तो वहां पे जो है शी फॉट इनफैक्ट कहा जाता था कि जिसको बाद में जाके जो है जनरल सर ह्यू ग्रूज ने, जिसने इस रानी अब झांसी को, लक्ष्मीबाई को हराया, तो वो ये कहता है कि भाई शी वाज द मोस्ट कैपेबल अमंग ऑल दोज इंडियन लीडर्स हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ओके, जनरल ह्यू ग्रोज, तो ये रानी लक्ष्मीबाई शी इज कंटिन्यूअसली बीइंग कमेंडेड, इसकी बहुत तारीफ होती है कि भाई इसने जो है बहुत ही ज्यादा वहां पे फाइट किया है इसने, मतलब शी वाज वेरी मच दिस दिस कैपेबल। ऑलराइट, देन आहिस्ता आहिस्ता जो है, मैंने आपको कहा कि इंडियन रूलर्स के पास जो है कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, कोई अच्छी प्लानिंग नहीं थी, कोई अच्छी जो है उनके पास देन कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी, लीडरशिप क्वालिटी भी उतनी नहीं थी, तो इनको जो है सप्रेस किया गया, एक एक करके इनको सबको हरा दिया गया। ओके, सबको हरा दिया गया। तो अब हराने वाले में जो है, जैसे मैंने आपको देयर आर सम नेम्स एज वेल जो आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर दिल्ली की बात आएगी तो दिल्ली को जब वो दिल्ली को वापस अपने अंडर लाते हैं, तो दिल्ली को जो ब्रिटिश साइड का जो लीडर होता था जिसने इसको अपने अंडर लाया, उसका नाम है जॉन निकोलसन राइट, जॉन निकोलसन ब्रॉट दिल्ली बैक, हालांकि उसकी डेथ भी होती है व्हाइल फाइटिंग द इंडियंस, जॉन निकोलसन, तो वहां पे उसकी डेथ भी होती है, लेकिन हिज रोल इज इंपॉर्टेंट इन ब्रिंगिंग दिल्ली बैक टू द ब्रिटिश फोल्ड राइट। देन लखनऊ की बात करें, सर हेनरी लॉरेंस was the person who brought Lucknow back under the control of the Britishers। कानपुर में कॉलिन कैम्बल, CAMBELL, कैम्बल ने जो है, आप कैम्बल याद रखिए, कैम्बल ने कानपुर को अपने अंडर लाया। सर ह्यू ग्रोज मैंने आपको बताया, झांसी में उसने दिस हराया उधर रानी लक्ष्मीबाई को। झांसी में इनफैक्ट रानी लक्ष्मीबाई के साथ साथ तांत्या तोप भी एक लीडर था। तांत्या तोप जो है बाद में जाके उसको पकड़ के उसको भी मारा जाता है राइट। इसके अलावा जो है एक और सेंटर था फैजाबाद में जो वहां पे भी रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है। फैजाबाद को जो लीडर था वो था मौलवी अहमदुल्ला। ओके, मौलवी अहमदुल्ला, तो इसको भी डिफीट किया जाता है, फैजाबाद को भी राइट। ओके, but despite all despite the massive participation of the soldiers and the various other persons from the Indian side, it was bound to fail, तो ये सक्सेसफुल नहीं रहा। सक्सेसफुल, what were the causes for the failure of the revolt of 1857? It sometimes this question can come across। अब रीजंस ये फेल क्यों होता है, रीजन ये जो मैंने आपको बताया कि लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन थी, ऑल इंडिया बेसिस नहीं थी रिवोल्ट ऑफ 1857। मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया, इट कंप्लीटली रिमेन्ड अलूफ, इसकी पार्टिसिपेशन वहां पे नहीं देखी गई। ओके, तो इट वाज रेस्ट्रिक्टेड, दिस रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली स्मॉल पार्ट्स ऑफ इंडिया। ओके, तो जैसे बंगाल में देखा गया, अवध में देखा गया। ओके, बंगाल, अवध, देन बुंदेलखंड, पार्ट्स ऑफ बिहार, पार्ट्स ऑफ बंगाल, इन्हीं जगहों पे आप देखते हो कि भाई, और दिल्ली, तो इन्हीं जगहों में आप देखते हो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है स्प्रेड था। इट वाज नॉट स्प्रेडेड ओवर द various other parts. So not all the classes, not all the parts of the India participated in this revolt of 1857. In fact, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जो है इंडियन होके किसको सपोर्ट किया, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। एक रूलर है फॉर एग्जांपल महाराजा गुलाब सिंह ऑफ कश्मीर, एक्टिवली सपोर्ट उसने किसको किया, ब्रिटिशर्स को किया। ऐसे सिंधियाज जो मराठास की जो कॉन्फेडरेसी थी, उसमें सिंधियाज जो उधर सिंधियाज जो ग्वालियर में रहते थे, उन्होंने भी जो है किसको सपोर्ट किया, उन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया अगेंस्ट द इंडियन। तो ऐसे ही फिर बहुत सारे जो तुलुकदार जो पहले उनके अगेंस्ट चलते हैं, तुलुकदार को बोला कि भाई हम आपकी लैंड आपको वापस देंगे, वो एकदम से हम मिलते हैं किनके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ मिलते हैं। तो ऐसे दिस चाहे वो पटियाला हो या होलकर्स ऑफ इंदौर हो, तो
इन्होंने सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स को, ये एक फैक्टर रहा विच लेड टू द डिक्लाइन, विच लेड टू द फेलियर ऑफ दिस रिवोल्ट ऑफ 1857। ऑलराइट, तो आफ्टर ऑल उसके बाद भी जो है इन एडिशन टू दीज काजेस वहां पे इंडियंस के पास जो है वहां पे उनके पास हथियार भी बहुत ही बैकवर्ड थे। उन्होंने एक साइड से जो है एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की थी, वही पुराने वो स्वर्ड्स वगैरह जो भी कुछ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी उसका यूज कर रहे थे। ब्रिटिशर्स ने वहां से जो है उनकी टेक्नोलॉजी ये थी, उन्होंने टेलीग्राफ लाइन इंट्रोड्यूस की थी, रेलवेज इंट्रोड्यूस किए थे, पोस्टल सिस्टम उनका जो है, उनका पोस्टल नेटवर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा इसमें। तो ऑल दो बिकॉज ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स दे वर ऑलवेज अहेड, इनफैक्ट बेटर लीडरशिप ब्रिटिशर्स ने जो है जान दी for saving the lives of their persons। जैसे भी कोई जहां पे भी वो थे वो डटे रहे। Okay, so these leadership qualities were always better as compared to the Indians. And you can say that India was not an India during those days. India was not a nation at all. Okay, किसी को पता ही नहीं था कि भाई यहाँ पे जो है we belong to this common land, we belong to the same land. बंगाली को पता था कि मैं बंगाल में रहता हूँ, गुजराती को पता था मैं गुजरात में रहता हूँ, ओके, महाराष्ट्र वाले को पता था मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, उसको ये आइडिया ही नहीं था कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ। There was nothing like India, so there was Britishers on the one hand they fought for the England, they fought for the country, but the Indians they fought for their petty interests, for their locals, for their small interests, right? Then it was all about the revolt of 1857. अगर impact आप देखना चाहेंगे, what were the consequences of the revolt of 1857? The consequences were also many. For example, abolition of East India Company. यहाँ पे East India Company का abolition जो है वो soon उसको abolish किया जाता है, और and entire administration, entire Indian affairs जो थे वो Indian affairs जो है वो अब directly आते हैं British Crown के अंदर। Okay, so it was the British Crown now who was responsible for the affairs of India. So the power, the administrative authority for the India, it was transferred from the East India Company to the British Crown, जो British Queen थी उस टाइम पे। उसने बोला मैं खुद देखूंगी अब। तो उसने सबसे पहले क्या किया, उसने पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वगैरह जो भी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन थी ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने यहाँ पे जो अप्लाई किया था इंडिया के स्टेट्स को उन पे कब्जा करने के लिए, उन्होंने उसको बोला कि भाई मुझे जो है अब किसी भी स्टेट को कब्जा नहीं करना है, राइट। तो इसका एक और बड़ा इम्पैक्ट ये भी रहा कि फिर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज आ गए यहाँ पे इंडिया में, बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वाज सून पास्ड। अंडर दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है फिर गवर्नर जनरल्स ऑफिस इट वाज रिप्लेस्ड बाय द वाइस रॉय। तो बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो है यहाँ पे की गई विच आर गिवन इन द एक्ट ऑफ 1858। it was because of the result of the 1857 revolt. It was one of the important impact of the revolt of 1857. ऐसे ही फिर जो है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कि जो रेशियो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स का है वो बढ़ाया गया। तो इंडिया की जो आर्मी थी सिपाहीज, इंडिजिनस आर्मी, उनका नंबर जो है वो कम कर दिया गया। ऐसे जो है उसको बोलते हैं रेसेस, जो भी लॉयल रेस रही जिन्होंने ब्रिटिशर्स को यहाँ पे सपोर्ट किया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, उनकी जो मात्रा है, उनकी जो संख्या है वो बढ़ा दी गई। अब जो डिसलॉयल रही, जो भी ऐसे कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स जो है जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट गए विद हार्डकोर मेंटालिटी, उनको क्या किया गया, उनकी संख्या जो है उनको आर्मी से निकाला गया। तो उनको जो है यहाँ पे उनकी संख्या जो है वो कम कर दी गई। तो डिवीजन ऑफ आर्मी इनटू द स्पेशल बेसिस, इट वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंसेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। सो इट वाज ऑल अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब हम यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू आपका इसका रिवीजन भी हो जाएगा और ये क्वेश्चंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। लेट्स सी